Hello friends, today I deliver a lecture on the peptide bond and protein architecture. In the peptide bond जहाँ पे आपके दो अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. तो here two amino acid, one is here C alpha H3N plus CO minus एक अमीनो ग्रुप एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप R and H. And another one amino acid is here. When two amino acids are combined with each other, so there is a elimination of water. This is a condensation process जहाँ पे कि water का elimination होता है और एक peptide bond का formation होता है. तो यहाँ पे elimination of water आप देख रहे हैं कि यहाँ से दो H यहाँ से और एक O यहाँ से मिलके H2O को यहाँ से बाहर हो जाता है. तो यहाँ पे वाटर बाहर हुआ. दिस वन इज द कंडेंसेशन प्रोसेस एंड बाय दिस कंडेंसेशन प्रोसेस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस पेप्टाइड बॉन्ड? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमने एक एरो बना रखा है. पेप्टाइड बॉन्ड के पास एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. ये बॉन्ड कभी इधर कभी इधर कभी इधर. रिजोनेंस का मतलब है कि वो स्टेबिलिटी शो नहीं करता है और उसको आप बता नहीं सकते कि वो कब कहां पे सस्टेन कर रहा है. तो देयर इज अ पेप्टाइड बॉन्ड एंड दिस पेप्टाइड बॉन्ड, दिस वन इज द पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड हैव 40% डबल बॉन्ड, 40% डबल बॉन्ड कैरेक्टर. फोर्टी % डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर जब भी सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी. तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या हुआ ये, और ये डबल बॉन्ड क्यों बन रहा है? बिकॉज ऑफ द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कार्बन एंड दिस CN बॉन्ड. तो यहाँ पे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से ही 40% डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया और बॉन्ड लेंथ कम हो गई है. यहाँ पे भी जो बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, वो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे नहीं होती है और ये बॉन्ड लेंथ आपकी ज्यादा हो जाती है. एक्चुअली द बॉन्ड लेंथ बिटवीन C एंड N इज इक्वल टू जनरली होना चाहिए C और N के बीच में 1.36, लेकिन ये कम होता है. कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पे ये होना चाहिए 1.24, लेकिन 1.24 एंगस्ट्रॉम की जगह ये 1.22 एंगस्ट्रॉम होता है. सॉरी 1.22 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए और 1.22 एंगस्ट्रॉम की जगह बिकॉज ऑफ द रिजोनेंस यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है. बिकॉज ऑफ द रिजोनेंस 40% डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ आ रहा है तो यहाँ बॉन्ड लेंथ कम होती है. तो ये 1.33 और 1.34 एंगस्ट्रॉम हो जाता है और ये बॉन्ड लेंथ आपका बढ़ के 1.24 एंगस्ट्रॉम हो जाता है. एंड इसकी वजह से ही यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है. तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से क्या होगा, क्या इसके फायदे हैं और क्या नुकसान है? तो एक तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया. दूसरा, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और कहां से ये पेप्टाइड रोटेशन करते हैं. रोटेशन हमेशा सिंगल बॉन्ड पे रोटेशन पॉसिबल होता है. अगर हम दो पेजेस ले लें और दो पेज में एक, मान लीजिए ये दो पेज हमने ले लिया और इस दो पेज में हमने यहाँ पे इसको लगा दिया, तो ये पेज रोटेट कर सकते हैं एक सिंगल बॉन्ड पे. लेकिन अगर हम ये डबल बॉन्ड लगा देंगे और दोनों पेजों में, तो ये पेज एक अगर रोटेट करना चाहेगा तो दूसरा इसको हिंडर करेगा. तो जहां पर भी डबल बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड हमेशा रोटेशन को, दो प्लेन के रोटेशन को पॉसिबल नहीं होने देता. तो ये रोटेशन कहां से कहां होंगे ये हम देखते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड जब फॉर्मेशन होगा तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में रोटेशन कहां कहां पॉसिबल होगा. देखिए
ये हमारा एन एंड है। जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड बन जाए, तो एक एंड हमेशा एन एंड होगा और दूसरा एंड हमेशा सी एंड होगा। एन एंड जिसको हम अमीनो एंड कहते हैं और सी एंड जिसको हम कार्बोक्सिलिक एंड कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एन सी अल्फा है, ये यहाँ पे एन का मतलब क्या हुआ, एन प्लस H3 लिख सकते हैं। दूसरा यहां पे कार्बन है, ये कार्बोनिल कार्बन होगा, यहां पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। दिस वन इज द पेप्टाइड बॉन्ड। दूसरा अमीनो एसिड आया था, ये आपका H और R1, यहां पे दूसरा अमीनो एसिड आया तो दूसरे का N C अल्फा एंड अगेन कार्बोनिल कार्बन। मान लीजिए कि फिर तीसरा कोई भी अमीनो एसिड आता है, एक ट्राइपेप्टाइड बनता है, तो मैं यहाँ पे एक ट्राइपेप्टाइड बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ट्राइपेप्टाइड बनेगा, दिस वन इज एन सी अल्फा एंड सी डबल बॉन्ड ओ माइनस। यहां पे आपको कोई भी पेप्टाइड फॉर्मेशन हो, वन एंड इज अमीनो एंड एंड द अनदर वन इज द कार्बोक्सिलिक एंड। तो यहां पे हमने दो बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाए हैं। दिस वन, एक ट्राइपेप्टाइड में आपको दो पेप्टाइड बॉन्ड दिख रहे हैं, तो ये भी पेप्टाइड बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी पेप्टाइड बॉन्ड है, जो कि अभी दो अमीनो एसिड के जुड़ने से बना है। तो हमने कहा कि पेप्टाइड बॉन्ड हैव द 40% डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पेप्टाइड बॉन्ड के पास 40% डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो रोटेशन, डबल बॉन्ड पे रोटेशन, जैसा कि मैंने बताया, डबल बॉन्ड पे रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो रोटेशन केवल पॉसिबल कहां होगा, अगर हम दो पेप्टाइड बॉन्डों के बीच की बॉन्ड को देखें। मान लीजिए इससे अगर कोई अमीनो एसिड जुड़ता है तो यहां से फिर पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, तो इस पेप्टाइड और इस पेप्टाइड, तो दो पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से रोटेशन पॉसिबल होगा। तो रोटेशन केवल पॉसिबल होगा यहां से और यहां से। दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड टॉर्सनल एंगल। खैर ये आपके नीट के कोर्स में या मेडिकल के कोर्सेज में नहीं है, लेकिन हायर क्लासेस में हम इन बॉन्ड्स को देखते हैं। एन सी अल्फा के बीच के बॉन्ड को हम लोग कहते हैं फाई एंगल, फाई टॉर्सनल एंगल, एंड सी अल्फा के बीच में साई टॉर्सनल एंगल होता है, जहां पे की रोटेशन पॉसिबल होता है। तो रोटेशन की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्यों रोटेशन की बात कर रहे हैं? जब हम प्रोटीन आर्किटेक्चर में, इसके बाद हम अब प्रोटीन आर्किटेक्चर की तरफ मूव करेंगे, तो जब हम प्रोटीन आर्किटेक्चर में जाएंगे तो उसके डिफरेंट आर्किटेक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये चार आर्किटेक्चर है प्रोटीन के। तो वो आर्किटेक्चर को समझने के लिए हमें इन बॉन्ड्स के बारे में, इन रोटेशन के बारे में समझना बहुत ही जरूरी है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये पेप्टाइड बॉन्ड बना, और इस पेप्टाइड बॉन्ड पे 40% डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। एन सी अल्फा और सी अल्फा सी के बीच में फाई और साई टॉर्सनल एंगल है, जहां से कि रोटेशन पॉसिबल है। तो ये पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड जब फॉर्मेशन हो जाएगा, बहुत सारे अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो बहुत सारे अमीनो एसिड एक लंबी श्रृंखला बनाएंगे, लंबी चेन बनाएंगे, तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आपने हेलिसिस के बारे में सुना होगा, सीड्स के बारे में सुना होगा, टर्न्स के बारे में सुना होगा, लूप्स के बारे में सुना होगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर आपके आएंगे जो आगे हम अभी बताएंगे। तो आपको ये जानना जरूरी था। खैर ये आपके कोर्स में नहीं है अभी, लेकिन फिर भी आप इसको जान लीजिए। N end it means amino end, C end it means carboxylic end. Now protein architecture. Protein architecture. Protein architecture, there are four टाइप्स ऑफ प्रोटीन को आर्किटेक्चर के बेसिस पे हम पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी
structure of protein, then secondary structure of protein, then tertiary structure, and finally quaternary structure. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर, जब हम प्रोटीन बायोसिंथेसिस की बात करते हैं तो प्रोटीन बायोसिंथेसिस जब होती है, प्रोटीन बायोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द राइबोसोम। तो न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन, जो न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन है, जो तुरंत फॉर्मेशन हो रहा है, वो प्रोटीन हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, जहां पे एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ता चला जाता है। तो देयर इज अ लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड ज्वाइंड टुगेदर बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। तो अमीनो एसिड यहां पे क्या होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर में? लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। कौन से बॉन्ड इसको स्टेबलाइज करेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। दूसरा डाइसल्फाइड बॉन्ड किसके किसके बीच बनेगा? मान लीजिए कि कोई अमीनो एसिड सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, जैसे कि आपका सिस्टीन है, मेथियोनिन है। तो ये अमीनो एसिड अगर लीनियर चेन में है तो वो जो सल्फाइड है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। दो अमीनो एसिड अगर आपके लीनियर चेन में सल्फाइड कंटेनिंग है तो वो एक दूसरे के साथ सल्फाइड लिंकेज या सल्फाइड ब्रिज या डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड stabilized by the peptide bond and disulfide bond. Secondary structure में क्या होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये जो लीनियर चेन है ये कुछ अपने आर्किटेक्चर में चेंज करता है। और ये आर्किटेक्चर में चेंज कैसे आर्किटेक्चर में चेंज होगा और इसमें कौन से बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे? तो यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बॉन्ड इन्वॉल्वमेंट कौन कौन से हैं? बॉन्ड इन्वॉल्वमेंट की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही, पेप्टाइड बॉन्ड होगा। और यहां पे दूसरा जो बॉन्ड है या इंटरेक्शन इसको कहते हैं, दैट इज नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन। नॉन कोवलेंट इज नॉट अ बॉन्ड, नॉन कोवलेंट इज अ इंटरेक्शन बिकॉज इट इज अ वीक इंटरेक्शन। तो जब भी कोई चीज वीक होती है उसको हम इंटरेक्शन कहते हैं, उसको हम बॉन्ड नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे ये नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। बॉन्ड कह रहे हैं लेकिन ये इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपके तीन आर्किटेक्चर हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के, हेलिसेस, सीड्स एंड टर्न्स आर लूप्स। हेलिसेस, सीड्स, टर्न्स आर लूप। हेलिसेस में बहुत तरह की हेलिसेस हैं, लेकिन हमको बहुत तरह के हेलिसेस हैं। जो आपके कोर्स में है आपको अल्फा हेलिक्स पढ़ना है। तो हेलिक्स क्या है? हेलिक्स क्या है? अगर हम यहाँ हेलिक्स की बात करें या हेलिसेस की बात करें, अल्फा हेलिक्स की बात करते हैं। चलिए, अल्फा हेलिक्स क्या है? अल्फा हेलिक्स इज लाइक दैट, दिस वन इज अ हेलिक्स लाइक अ स्प्रिंग ऑफ अ पेन। एक इमेजिनरी एक्सिस की चारों तरफ रोटेट करता है और इसकी रेडियस हमेशा समान होती है। तो दिस वन इज कॉल्ड हेलिसेस, बट द हेलिसेस इज स्टेबलाइज्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हेलिसेस कैसे स्टेबलाइज होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड इस स्ट्रक्चर को, तो अभी आपने देखा प्राइमरी स्ट्रक्चर में लीनियर चेन था, कोई इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा था, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आते ही आपको अल्फा हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है जो कि स्टेबलाइज हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा किसके किसके बीच में? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है कार्बोनिल कार्बन और NH के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन से अमीनो एसिड के बीच में होता है? तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं कि दे आर स्टेबलाइज्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है N+4 N और N+4। बार बार बुक में कंफ्यूज किया हुआ है,
कि पहले और चौथे नहीं, अगर इफ n इज इक्वल टू 1 देन n प्लस 4 इज इक्वल टू 5। तो अगर पहले अमीनो एसिड का कार्बोनिल कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है, मान लीजिए कि कोई अमीनो एसिड है, उसका पहला कार्बोनिल कार्बन पहले अमीनो एसिड का कार्बोनिल कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड में, तो वो 5 में से यहाँ पे 1 2 3 4 और 5वें का जो NH होगा और पहले का जो कार्बोनिल कार्बन होगा, कार्बन का ऑक्सीजन होगा, ये और ये एक दूसरे के साथ इस हेलिक्स में बॉन्ड फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पे ये डिस्टेंस कितना होता है, एक टर्न जो लेता है, इस टर्न में कितने अमीनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं। तो पहली तो इंफॉर्मेशन ये हो गई कि हाइड्रोजन बॉन्ड N और N+4 अमीनो एसिड, यानी कि पहले अमीनो एसिड और हाइड्रोजन बॉन्ड N और N+4 के बीच में। दूसरा पॉइंट ये है कि देयर इज अ 3.6 अमीनो एसिड्स पर टर्न, 3.6 अमीनो एसिड एक टर्न में इन्वॉल्व होते हैं। तो लगभग देखिए पहला टर्न और दूसरा टर्न, हम कह रहे हैं पहला और 5वां अमीनो एसिड इन्वॉल्व है हाइड्रोजन बॉन्ड में और 3.6 अमीनो एसिड एक टर्न में है, तो आपको हर एक टर्न में लगभग एक हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज करते हुए मिल जाएगा। तो 3.6 अमीनो एसिड पर टर्न। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होता है, जब ये अल्फा हेलिक्स बनाता है तो ये डिस्टेंस होता है 2.8 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन बॉन्ड का डिस्टेंस कितना होगा, 2.8 एंगस्ट्रॉम। राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स एंड लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। राइट हैंडेड का मतलब है कि हेलिसेस आपकी ऐसे चल रही हैं और इनका जो ये अंगूठा है हमारा, अगर हम राइट हैंड को लेके चलें तो आपकी हेलिसेस ऐसे चल रही हैं और इधर की तरफ, ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो दिस वन इज कॉल्ड राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, जब हेलिसेस का डायरेक्शन राइट हैंड को शो करे और जब हेलिसेस का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड को शो करे। ये देखिए लेफ्ट हैंड कैसा है, एंटी क्लॉक, और राइट हैंड कैसा होगा, आप देखिए ये क्लॉकवाइज है और डायरेक्शन ऊपर की तरफ। तो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, तो अल्फा हेलिक्स इज आर ऑफ 2 टाइप्स, राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड। राइट हैंडेड होगा और लेफ्ट हैंडेड होगा। दूसरी इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन यहां से बार बार पूछी गई है कि अल्फा हेलिसिस में एक टर्न में कितने अमीनो एसिड होते हैं, दैट इज 3.6 अमीनो एसिड पर टर्न। अल्फा हेलिक्स में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है NH और CO के बीच में, उनका डिस्टेंस कितना होता है, तो NH और CO के बीच का डिस्टेंस यहां पे देख लीजिए, NH और CO के बीच में जो डिस्टेंस है, एक्चुअली इन्वॉल्व कौन हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस कितना है, 2.8 एंगस्ट्रॉम। सीट्स, यहां पे दूसरी जो स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दैट इज सीट बीटा सीट्स, इनको हम बीटा सीट्स कहते हैं या बीटा प्लीटेड सीट्स कहते हैं। बीटा प्लीटेड सीट्स, प्लीटेड लाइक प्लीट लाइक स्ट्रक्चर। जब हमारी पॉलीपेप्टाइड, मान लीजिए कि ये हमारी पॉलीपेप्टाइड है, हम अभी बना रहे थे, आप देखे थे, तो ये जब कोई एक ही पॉलीपेप्टाइड है, जो यहां से एक टर्न ली और टर्न लेने के बाद यहां पे फिर वापस आ रही है, ये तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। टर्न लिया
फिर टर्न लिया। तो ये प्लीट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि हमारी टीन सेट होती है उस तरह की प्लीटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड दे आर ऑल्सो स्टेबलाइज्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। की यहाँ पे अगर आपका मान लीजिए ये एक अमीनो एसिड है तो ये कार्बोनिल कार्बन होगा, ये ऑक्सीजन होगा, ये आपका सी अल्फा तो ये NH होगा, यहाँ पे H होगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो जहां पे भी आपको ऐसा मिलेगा, हर 2 अमीनो एसिड के बाद आपको ये हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे। तो बीटा प्लेटेड सीड्स आर आल्सो स्टेबलाइज्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज अ नॉन कोवलेंट स्ट्रक्चर। तो हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रक्चर स्टेबलाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल दो तरह की बीटा शीट्स होती हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो मान लीजिए कि यहां से आपने n शुरू किया, ये n एंड है, और फिर आपको इसके सामने अगर n मिलता है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये पैरेलल हुआ। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब है कि जब n और c एक दूसरे के, n और दूसरा n एक दूसरे के सामने ना आ रहा। तो बीटा प्लेटेड सीड्स आर आल्सो आर ऑफ 2 टाइप्स, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल बीटा सीड्स आर मोर स्टेबल। एंटी पैरेलल बीटा सीड ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि यहां जो नाइट्रोजन होता है और यहां पे कार्बन, तो इसका H और इसका ऑक्सीजन ये बिल्कुल एक सीध में होते हैं, जिससे कि हाइड्रोजन बॉन्ड मोर स्ट्रांग बनता है, ठीक है। तो एंटी पैरेलल में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल सीध में होते हैं, इसलिए ये बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। इसीलिए एंटी पैरेलल बीटा सीड्स आर मोर स्टेबल देन द पैरेलल बीटा सीट। पैरेलल बीटा सीट में क्या होगा, यहाँ n होगा, यहाँ भी n होगा, C इधर कहीं होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होगा। तो डिस्टॉर्टेड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से पैरेलल बीटा सीट लेस स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू एंटी पैरेलल बीटा सीट्स। नेक्स्ट है टर्न्स एंड लूप्स। तो यहां पे आपको दिख रहा है, ये जो आपको ये टर्न दिख रहा है, ये टर्न है, और लूप्स है। ये दिस वन इज कॉल्ड बीटा टर्न, क्योंकि ये बीटा सीट्स में है तो दिस वन इज कॉल्ड बीटा टर्न। तो ये टर्न हो गया। लूप्स भी होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जब एक अल्फा हेलिक्स बन गई उसके बाद एक लूप फॉर्मेशन होता है। तो टर्न्स एंड लूप्स, तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, हेलिसेस, सीड्स, टर्न्स एंड लूप्स। यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन बीटा प्लेटेड सीड्स में है कि जब दो अमीनो एसिड मान लीजिए कि ये आपका NCC, ये एक अमीनो एसिड हो गया। दूसरा अमीनो एसिड यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे N हुआ, C हुआ, C हुआ। ये जो दो अमीनो एसिड हैं इनके बीच का डिस्टेंस होता है 7 एंगस्ट्रॉम। 7 एंगस्ट्रॉम, दो अमीनो एसिड के बीच का डिस्टेंस होता है 7 एंगस्ट्रॉम। तो अगर हम कहें तो एक अमीनो एसिड 3.5 एंगस्ट्रॉम कवर करेगा। जब ये डिस्टेंस लेस देन 7 एंगस्ट्रॉम हो, जब ये दूरी लेस देन 7 एंगस्ट्रॉम हो, तो ये टर्न्स का फॉर्मेशन करती है। अब देखिए, जब टर्न्स बनेगा तो दूरी कम होगी। मान लीजिए यहाँ N था, C, तो इनके बीच की दूरी कम हो गई। दूसरा अमीनो एसिड, तो इनके बीच की दूरी कम हो गई। When the distance is less than 7 angstrom, when the distance of two amino acid is less than 7 angstrom, then it forms turns. तो बीटा टर्न्स फॉर्म करेगा। They are also stabilized by the hydrogen bond. ये सब आप लोग अगर नोट बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं, देख सकते हैं, लिख लीजिए, ताकि ये डेटा आपके पास प्रेजेंट हो। आप इस वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, बार बार रिवर्स करके, पीछे जाके, रोक के, इसको लिख के आप आगे देख सकते हैं। नाउ द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है? टर्शियरी स्ट्रक्चर
एक्चुअली एक ग्लोबुलर प्रोटीन को डिनोट करता है। दो चीजें, प्रोटीन का एक क्लासिफिकेशन और है कि प्रोटीन इज क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन, लाइक आवर हेयर्स हैविंग द फाइब्रस प्रोटीन, आवर नेल्स हैविंग द फाइब्रस प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन में जो बेसिक डिफरेंस है प्रोटीन का, यहाँ पे हम एक बार और डिफरेंस बता देते हैं कि एक डिफरेंस और है प्रोटीन का, ग्लोबुलर है कि फाइब्रस है। When the length by breadth ratio is, when the length by breadth ratio is, यहाँ पे क्या होगा, length by breadth ratio is less than equal to 10, then it is called globular protein. When the length by breadth ratio is less than 10, then the protein is called globular protein. And when the length by breadth ratio is more than 10, then it is called fibrous protein. मतलब फाइबर अंदर बहुत लंबा है, लेंथ बहुत ज्यादा है और ब्रेथ बहुत कम है। और यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या है, लेंथ बाय ब्रेथ रेशियो इज लेस देन इक्वल टू 10। तो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर हमारे मोस्टली ग्लोबुलर प्रोटीन फॉर्म करते हैं। और ये कैसा स्ट्रक्चर है, अभी आपने देखा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर, आपने यहाँ देखा कि ये आपका एक अमीनो एसिड था, प्राइमरी स्ट्रक्चर इस तरह से एक लीनियर चेन फॉर्म कर रहा है पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से, ठीक है। यहीं पे आपने देखा कि आपका यही अमीनो एसिड मान लीजिए कि अल्फा हेलिक्स फॉर्म कर रहा है, तो ये यहां पे आपका ये अमीनो एसिड है जो कि अल्फा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गए। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या है कि हम ये टर्शियरी स्ट्रक्चर मान लीजिए कि यहाँ एक एन एंड है, एन एंड से शुरू करते हैं और इसने अल्फा हेलिक्स फॉर्म किया, बीटा प्लेटेड शीट्स फॉर्म की, अल्फा हेलिक्स फॉर्म किया, बीटा प्लेटेड शीट्स फॉर्म की। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनता है एंड दे आर स्टेबलाइज्ड बाय द नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन। तो ये सी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बहुत सारे अल्फा हेलिक्स हैं, बहुत सारे बीटा प्लेटेड शीट्स हैं एंड दे आर स्टेबलाइज्ड बाय द नॉन कोवलेंट स्ट्रक्चर। अभी तक हमने केवल हाइड्रोजन बॉन्ड से देखा कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर रहा था। यहाँ पे टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड्स या जिसकी वजह से स्टेबलाइज होते हैं, स्टेबलाइज्ड बाय द, तो एक तो हो गया पेप्टाइड बॉन्ड, दूसरा हो गया डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये तो होगा ही होगा। तीसरा आपने पढ़ रखा था हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी होगा। चौथा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक, मैंने अमीनो एसिड के बारे में बात की, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड। तो दो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड एक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के द्वारा भी एक दूसरे से जुड़ते हैं। और द लास्ट वन इज द आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड क्या है, दो अपोजिट एंड ऑफ प्रोटीन, यहाँ पे अपोजिट एंड ऑफ प्रोटीन अलग अलग चार्ज मॉलिक्यूल रखे हुए हैं, तो इनके बीच में भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो जब भी दो अपोजिट चार्ज मॉलिक्यूल होंगे तो उनके बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एंड आयनिक बॉन्ड। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर इनसे स्टेबलाइज होता है। तो यहाँ पे जहां पे भी इसको ग्रुप मिल गया हाइड्रोफोबिक, तो इसने स्टेबलाइज कर दिया। अदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर आल्सो फॉर्म्ड, दूसरे हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसमें एक दूसरे के साथ इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में बनेंगे। नाउ द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में मान लीजिए कि ये आपका एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये दूसरा ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है। तो ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर हो गया कि जब मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड आर इंटरेक्टेड विथ ईच अदर, जब ये मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे से नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन, और यहां पे कौन कौन से, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय द नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन, नॉन कोवलेंट, यहां पे कोई भी कोवलेंट इंटरेक्शन नहीं, अभी नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड।
जब भी यहाँ पे कोई सल्फर सल्फर ग्रुप होगा तो एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो नॉन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय द नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो टर्सरी स्ट्रक्चर के बहुत सारे उदाहरण हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर के बहुत सारे उदाहरण हैं। बहुत सारी प्रोटीन केवल टर्सरी स्ट्रक्चर में फॉर्म होती हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल है लाइक हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन हैविंग द 4 सब यूनिट, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, मतलब 4 पेप्टाइड हैं, 2 एक जैसी हैं, 2 एक जैसी हैं। तो दे आर इंटरेक्टेड विथ ईच अदर। तो ये क्या हुआ? अलग अलग पॉलीपेप्टाइड है, ये अल्फा है, ये अल्फा डैश है, ये बीटा है और ये बीटा डैश है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये चारों एक दूसरे से एक इंटरेक्ट करती हैं और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाती हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? हेट्रो 4 है, टेट्रामर अलग अलग है, अल्फा और बीटा अलग अलग। तो इस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को जब हम हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं तो दिस वन इज कॉल्ड हेटेरोटेट्रामर। 4 है इसलिए टेट्रा बोलते हैं, और हेट्रो इसलिए कि एक अल्फा चेन है और दूसरी बीटा चेन है। अनदर एग्जांपल इज इंसुलिन। ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन इज आल्सो अ एग्जांपल ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्योंकि यहां पे भी 2 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड है। टर्सरी स्ट्रक्चर तक सिंगल पॉलीपेप्टाइड होता है। देखिए एक एंड से हमने शुरू किया और दूसरा एंड सी है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड आर इंटरेक्टेड विथ ईच अदर। तो इंसुलिन में भी आपने पढ़ रखा है कि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, एक 30 की अमीनो एसिड की और दूसरी 21 अमीनो एसिड की। दे आर द इंसुलिन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कुछ चीजें बीच में और हैं, जैसे जो क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा हुआ है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर के बीच में एक और स्ट्रक्चर आता है जो कि इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप बात कर सकते हैं आइदर अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स। सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड मोटिफ्स। इनको हम मोटिफ कहते हैं और ये स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। प्रोटीन की एक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। अनदर टर्म इज यूज्ड जबकि एक टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है। तो यहां पे टर्सरी स्ट्रक्चर में डोमेन एक शब्द आता है, डोमेन। डोमेन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन, और ये आपकी 25 से लेके 400 अमीनो एसिड 400 अमीनो एसिड तक पाई गई। तो डोमेन क्या है, मोटिव क्या है, व्हाट इज, क्यों हम इसको स्ट्रक्चरल कह रहे हैं? अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हम ईंट से ईंट जोड़ते चले जाए, एक ईंट को हम एक अमीनो एसिड मान लें, ईंट से ईंट जोड़ते गए तो सीमेंटिंग मटेरियल इज द पेप्टाइड बॉन्ड। एक ईंट दूसरे ईंट से जुड़ती जुड़ती चली गई और लंबी चेन बना रही है। इट इज नॉट फंक्शनल, वो फंक्शनल नहीं होगी, है ना। और जोड़ते जोड़ते हमने एक दीवार बना लिया, लंबी दीवार बना ली, चौड़ी दीवार बना ली, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गए। भाई सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब 2 डायमेंशन क्लियर हो गया, बट स्टिल इट इज नॉट फंक्शनल। तब भी ये फंक्शनल नहीं हुआ। 2 दीवारें एक दूसरे में जुड़ गई, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया, तीसरी दीवार भी एक दूसरे जुड़ गई, बन गया, लेकिन अभी भी ये फंक्शनल नहीं हुआ। फंक्शनल कब होगा? कब फंक्शनल होगा? जब इस कमरे की छत पड़ जाएगी। तो किसी भी बड़ी बिल्डिंग में एक छोटा कमरा, किसी भी बड़ी बिल्डिंग में एक छोटा सा कमरा डोमेन कहलाता है, ठीक है। वो फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। एक बड़ी बिल्डिंग में एक किचन है, वो भी एक फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, टॉयलेट है, वो भी एक फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो जब टर्सरी स्ट्रक्चर एक छोटा सा डोमेन, तो और ये सब बहुत सारे डोमेन मिलकर एक बड़े फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
प्रोटीन के एक बड़े फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि यहाँ पे एक परिवार रहता है इस फ्लैट में। तो फ्लैट का मतलब क्या है कि भाई वहाँ पे 1 BHK हो, 2 BHK हो, किचन होगा, लाइट बाथ होगा, कमरे होंगे, बेडरूम होगा। ये सब क्या है, छोटे छोटे डोमेन है जो एक फ्लैट का निर्माण करते हैं जहां पे एक फैमिली रहती है, तो वो फंक्शन परफॉर्म करता है। तो अब एक भाई एक डोमेन में एक टर्सियरी स्ट्रक्चर में रह रहा है, दूसरे फ्लैट में दूसरा भाई रह रहा है, तो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्टेड हैं तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, आप इसको समझ सकते हैं। डोमेन इज द फंक्शनल यूनिट। डोमेन एक फंक्शनल यूनिट है। छोटा है भाई, एक कमरे बनाने में कितना खर्च आएगा, कम खर्च आएगा। तो कम पॉलीपेप्टाइड 25 से लेकर 400 अमीनो एसिड के भी डोमेन बनते हैं और उसके बाद पूरा टर्सियरी स्ट्रक्चर बनता है, बल्कि एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड से बनता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर अलग अलग पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनते हैं। तो ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आप इस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।